सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने स्कल के बारे में डिस्कस किया था। स्कल में हम लोगों ने देखा था फेशियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। और उसके बाद ऑडिटरी ऑजल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबार, सैक्रम और कॉक्सिक्स, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हेरनिएटेड डिस्क। ये डिस्क होता है हमारे वर्टिब्रल बॉडी में, ठीक है। ये ज़्यादा प्रेशर गिर के, ज़्यादा वेट गिर के ये बॉडी से ही हट जाता है। हट के यहाँ पे ये प्रेशर डालता है स्पाइनल कॉर्ड को, ये स्पाइनल नर्व से। तो यहाँ कहीं पर भी अगर कंप्रेशन होगा तो पेन होगा, रेडिएटेड पेन हो। देखिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट जाके कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे ये लेमाइना है, लैमिनेक्टोमी करके कंप्रेशन को दूर करते हैं, कभी कभी डिस्क को भी काट देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए बात करेंगे यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द कर्व्स ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पे देखिए ये जो शेप है, देखिए ये शेप देखिए आपको, यहाँ पर हमारा नेक के पास सर्वाइकल का एकदम बैकवर्ड है, सॉरी फ्रंटवर्ड है। फिर ये बैक साइड है, ठीक है, बैक चाहिए, फिर फ्रंट है, ठीक है, फिर ये बैक है। तो ये इसका कर्व है, ये इस तरह कर्वेचर होता है, ठीक है। ये कर्वेचर में अगर डिफरेंस आया तो स्पाइन में एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस किसको कहते हैं, देखिए, एन एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर which may be congenital, the result of having one leg longer than the other, or the result of chronic poor posture during childhood while the vertebrae are still growing, usually the thoracic vertebrae are affected, which displaces the ribcage to one side. In severe cases, the abdominal organs may be compressed, and expansion of the ribcage during inhalation may be impaired. तो स्क्योलासिस में होता क्या है कि जो एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर साइड का हिस्सा है वो एकदम ज्यादा, ये देखिए ये हिस्सा साइड का लैटरल, एक साइड बढ़ जाता है और एक साइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जो लेग्स है हमारे, ये जो लेग्स है हमारे, ठीक है, एक लंबा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है, ठीक है। एक लंबा और एक छोटा, जिससे चलने में दिक्कत होगी। बार कभी कभार क्या हो जाता है, ये कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से ये कंप्रेस करता है ऑर्गन्स को, जिसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, स्टमक में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्कॉलियोसिस। और एक कंडीशन है किम्फोसिस। किम्फोसिस में क्या हो सकता है, एन एक्सक्रिएटेड थोरैसिक कर्व, समटाइम्स रिफर टू एज एन हंक बैक। ये थोरैसिक रीजन में होता है, खासकर थोरैसिक रीजन में होता है, ठीक है। थोरैसिक सिर्फ एक रीजन में होता है। अब ये हम लोगों ने जो स्कोलेसिस पढ़ा वो कहीं पर भी हो सकता है लैटरल पे, लेकिन ये खासकर आपको थोरैसिक रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक कंडीशन है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस एक्स्ट्रा एग्जैगरेटेड लुम्बार कर, समटाइम्स रिफर टू एज सॉबैक। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ लंबार अफेक्टेड होता है, लॉर्डोसिस में लंबार अफेक्ट होता है, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, स्कोलोसिस पूरे वर्टिब्रल कॉलम में हो सकता है लैटरल पोजीशन में, किम्फोसिस में सिर्फ थोरैसिक, लॉर्डोसिस में आपको लंबार, ठीक है। दिस एबनॉर्मल कर्व्स आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ degenerative bone diseases. Degenerative bone diseases such as osteoporosis or tuberculosis of the spine. If osteoporosis, for example, causes the body of the thoracic vertebrae to collapse, the normal thoracic curve will be increased. Most often, the vertebral column settles slowly rather than collapse suddenly. And there is little, if any, damage to the spinal nerve. The damage of the vertebrae, however, cannot be easily corrected. So these conditions should be thought of in terms of prevention rather than cure.
सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बास कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में जो विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन कैल्शियम की डिफिशियंसी होने की वजह से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान अगर ज्यादा वेट अगर उठा ले या फिर उसके बॉडी वेट अगर ज्यादा है, वो गिर गया हो, ठीक है, या किसी की वजह से उसको मार लगा हो, कोई भी कंडीशन हो इसमें, उसकी वजह से वहां पे बोन में इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ट्यूबरक्लोसिस, मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है थोरैसिक रीजन, ये रीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, थोरैसिक रीजन में T9 to T मोस्टली रीजन में देखने को मिलता है। कि मैंने देखा कई पेशेंट को थोरैसिक टीबी होते हुए, सॉरी थोरैसिक मतलब वर्टिब्रल कॉलम में डॉर्सल रीजन में आपको ये सर्वाइकल हो गया, इसको थोरैसिक रीजन हो गया, लंबार हो गया, सैक्रल, इसको डॉर्सल भी पीछे दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग एक बार यहाँ पे एक बॉक्स था जिसको हम लोगों ने मिस किया था, वो है ऑस्टियोपोरोसिस को। पढ़ के आगे बढ़ते हैं। Osteoporosis. Bone is an active tissue. Calcium is constantly being removed to maintain normal blood calcium levels. Usually, however, calcium is replaced in the bones at a rate equal to its removal, and the bone matrix remains strong. तो हम मैंने बताया था कि जो कैल्शियम आपको, ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है, ये बोन है आपका, ये बोन में भी आपको क्या होना चाहिए, कैल्शियम हमेशा होना चाहिए। तो कैल्शियम, ये कैल्शियम जाकर वो पुराना कैल्शियम यहाँ से, ठीक है, निकल जाता है। तो जब नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम जब आएगा, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम जब आएगा, तो ये कैल्शियम जब निकलेगा तो नॉर्मल बोन हेल्दी होगा। वरना क्या होगा, बोन तो रिप्लेस कर रहा है कैल्शियम, कैल्शियम को तो छोड़ रहा है, लेकिन उसके पास कैल्शियम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कैल्शियम को, मैंने बताया था कि जो कैल्शियम है उसको डिपॉजिट करने के लिए होते हैं। ठीक है, ताकि बोन का एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो। अगर कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में अगर आ जाएगा तो कैल्शियम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ कराएगा। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को बचाने के लिए वो कैल्शियम को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है और उसको रिलीज कराता है ब्लड में रिवर्स। लेकिन ब्लड में जो कैल्शियम है वो बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन अब ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो या फिर बोन में ही कैल्शियम कम हो, तो जब क्या दिक्कतें आती है वो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। Osteoporosis is characterized by excessive loss of calcium from bones without sufficient replacement. तो replacement नहीं हो पा रहा। Research has suggested that a certain gene for bone buildup in youth is an important factor. Less building would mean earlier bone thinning. Contributing environmental factors include smoking, insufficient dietary intake of calcium, inactive, lack of sex hormones. Osteoporosis is most common among elderly women because estrogen secretion decreases sharply at menopause. In older men, testosterone is still secreted in significant amount. Factors such as bed rest or inability to get even minimal exercise will make calcium loss even more rapid. तो यंग में ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह बताई जा रही है, ओल्ड में ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह बताया जा रहा है। यंग में कारण क्या है, यंग में ये कारण है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ठीक है, पूर इनटेक होना, ठीक है, और बॉडी में लैक ऑफ सेक्स हार्मोन्स, यानी मेल के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन का कम होना और ईस्ट्रोजन का लेडीज में कम होना। डिस्टेशन क्या करता है, देखिए, हेल्प रिटेन कैल्शियम इन द बोन टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन मैट्रिक्स। यानी कैल्शियम को रखने के लिए, उसको सेव करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटेन करता है ये टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से निकलता है। ठीक है,
लेकिन लेडीज में क्या होता है, लेडीज में एक एज आने के बाद मेन्यूपोज हो जाता है। मेन्यूपोज में उनको ब्लीडिंग रुक जाती है, उनके हार्मोन जो है वो एकदम काम करना रुक जाते हैं, यानी एस्ट्रोजन जो है वो रुक जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके बोन बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। थोड़ा काम करते ही, थोड़ा ही हरकत करते ही वो क्या हो जाते हैं, वो अगर कुछ वर्क करे वो लोग तो उनको एकदम कुछ भी हो सकता है, यानी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। और फ्रैक्चर हिप, खासकर फ्रैक्चर ऑफ हिप हो सकता है। ठीक है, कॉमन है, क्योंकि ये डीजेनरेशन हुआ। देखिए ये पे नॉर्मल हमारा बोन इस तरह, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह नजर आता है, लेकिन जब ये ऑस्टियोपोरोसिस जब देखते हैं तो इसमें ये हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा देख के इनकी लाइफ और इनके प्रॉपर डाइट, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। वुमेन में विश टू हैव ए बोन डेंसिटी टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बोन मैट्रिक्स। बोन डेंसिटी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है मोनोपॉज पेशेंट में, मोनोपॉज वुमेन में, सॉरी। Several medications are available that damage the rate of bone loss. A diet high in calcium, विटामिन डी is essential। तो इनको क्या जरूरी है, कैल्शियम और विटामिन डी की हाई डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो सके। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिब केज। फिर इसके बाद रिब केज, रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितने हैं, 12 पेयर से, यानी एक, ये एक हो गया, ये पेयर कहलाता है। ठीक है, ऐसे 24, इधर 12 इधर 12, कितने हैं, 24। और क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, the three parts of sternum are the upper mammillary, central body, and the lower xiphoid process. All the ribs are articulate positive with the thoracic vertebrae. The first 7 pairs of the ribs, called true ribs, they articulate directly with the manubrium in the body of the sternum by means of costal cartilage. The next 3 pairs are called false ribs. Their cartilage join the seventh rib card. The last 2 pairs are called floating ribs because they do not articulate with the sternum at all. देखिए इमेज में देखते हैं, देखिए ये हमारा पूरा का पूरा रिब्स है। ठीक है, इसमें आपको 24 होते हैं। ये बीच का बोन जो है उसको स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, स्टर्नम में देखिए ये है मैन्युब्रम, ये हिस्सा जो है मैन्युब्रम है। ये आपको देखिए, ये आता है रेड कलर में आपको मैन्युब्रम। ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी, ये मैन्युब्रम, सॉरी। ठीक है, मैन्युब्रम हो गया, ये आपका बॉडी हो गया। ये जीफॉइड प्रोसेस नीचे का, तो यहाँ से आपका यहाँ तक जो है वो वर्टिब्रल नीचे, ये स्टेमनम बोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे रिब्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 रिब्स आपको, इधर 12 इधर 12, तो टोटल 24 है। 24 में आपको इसमें ट्रू रिब्स होते हैं थोड़े, और थोड़े फॉल्स रिब्स होते हैं, थोड़े फ्लोटिंग लिप्स होते हैं। जो स्टर्नम से अटैच्ड है डायरेक्ट, ये देखिए 1 2 3 4
ऐसा डायरेक्ट अटैच्ड है, पीछे से आते हैं, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम लोग, ट्रू रिब्स। यहाँ तक जो है आपको ट्रू रिब्स मिलेंगे पूरे, सेवेंथ रिब तक, सेवेंथ रिब तक। ठीक है, फिर सेवेंथ के बाद एट नाइन्थ, ये एट्थ वाला आप देख रहे हैं, एट्थ वाला, ये नाइन्थ वाला, ये दोनों जाके फिर सेवेंथ रिब से मिल रहा है। ये एट्थ वाला, ये नाइन्थ वाला, दोनों भी सेवेंथ रिब से मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको फॉल्स रिब्स कहा गया। अब ये दो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये है फ्लोटिंग रिब्स। क्योंकि ये ये डायरेक्ट आपको स्टर्नम से नहीं मिलते, इसकी वजह से। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आ गए, यही बॉन्ड में मिल गए, यहाँ से निकल के आए, ऐसे मिल गए, मिल गए, ये मिल गए। ठीक है, तो इस तरह हमारे 12 रिब्स हो गए, पहले 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये फॉल्स, ट्रू, फ्लोटिंग रिब्स को याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टर्नम बोन के बारे में पढ़ा। स्टर्नम बोन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, ये हो गया मैनिब्रम आपका, ये हो गया बॉडी यहाँ तक, ये हो गया जिफॉइड प्रोसेस। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टर्नम बोन कहा जाता है, या फिर इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेस्ट होता है, इसके करीब रहने की वजह से इसको ब्रेस्ट बोन भी कह देते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, एन ऑब्वियस फंक्शन ऑफ द रिब केज इज दैट enclose and protect the hearts and lungs। इसका फंक्शन क्या है, देखिए, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, that the rib cage also protects organs in the upper abdominal cavity। upper abdominal cavity के organs को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लिवर, स्प्लीन, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। The ribs are pulled upward and outward by the external intercostal muscles। These enlarge the chest cavity which expands the lungs and contributes to inhalation। यहाँ सांस लेने में, सांस के छोड़ने में हमें हेल्प करता है। पहला इसका फंक्शन क्या है, और हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसी की तरह ये लिवर और स्प्लीन को भी, यानी अपर एब्डोमेन के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और तीसरी चीज क्या है, लंग्स को एक्सपैंड करने में ये मदद करता है, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक, तो ये था रिब केज के बारे में। तो यहीं तक आज के लेक्चर को रखते हैं हम लोग। ठीक है।